नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। इमरान खान साहब ने आज अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए, आइन की सुपरमेसी के लिए रैली निकाली और ये रैली उन्होंने तो लाहौर में निकाली। इसके अलावा भी PTI की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये रैलीज़ का इनेकाद किया गया। मकसद यही था कि इज़हार यकजहती किया जाए सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के जजेस के साथ। तो क्या ये अमल वाकई ही उनको तक़वियत देगा या फिर जो एलिगेशन PDM का है, इस हुकूमत का है कि अदलिया जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है टुवर्ड्स PTI, ये इस तासुर को तक़वियत तो नहीं दे देगा? इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो खिताब में ऐलान किया है वो फिर से सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, तो क्या उन्हें एक फ्री पहले की तरह फील्ड मिलेगी या फिर रुकावटें नजर आएंगी और उन्हें जलसे जुलूस या रैलीज का इनेकाद नहीं करने दिया जाएगा? इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कुछ खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और सह फरीकी मुज़ाकरात चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान जो हुए उससे क्या नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान का आइंदा आने वाले दिनों में खित्ते की सियासी सूरत हाल में क्या किरदार होगा, ये भी बात होगी। और आखिर में बात करेंगे शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब की। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ गए हैं, वहाँ उनकी मियाँ साहब से भी मुलाकात हुई है, वहाँ से वो क्या पैगाम लेकर आएंगे ये भी बात होगी। तो आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं। पहले मैं चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने आज रैली निकाली, काफ़ी बड़ा क्राउड निकला खान साहब के साथ बाहर और उन्होंने खिताब भी किया। लेकिन आप समझते हैं कि अदलिया से इज़हार यकजहती का ये तरीका ठीक है या फिर ये उसको और कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है, जब मामला इस नहज तक पहुँच जाए कि आपको अदलिया से यकजहती के लिए रैली निकालनी पड़े, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ख़राबी क्या हो सकती है। अच्छा। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो आप कहते हैं जी रियासत के सतून हैं, उनमें एक जुडिशली है अदलिया, और आपकी आला तरीन अदलिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जो आपकी अदालत है उसके मुअज़्ज़ज़ तरीन जो जज साहबान हैं, और ख़ास तौर पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ यकजहती के लिए आप रैली निकाल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद उस ओहदे की, उस इदारे की भी जो है ना वो कोई इज्जत नहीं है, बल्कि उनके लिए भी उसकी कमज़ोरी जाहिर करती है। माजी में भी ऐसा होता रहा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में आपको याद होगा, उस वक्त मुस्लिम लीग नून इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाल रही थी। तो ये देखिए, सियासतदानों का मामला ये है, मेरे नज़दीक तो मैं इसे अलमिया समझता हूँ, इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, कि सियासतदान आपस में मामलात को हल करने की बजाय इतने मुतनाज़ बनाते जा रहे हैं, इतने मुतनाज़ बना देते हैं कि फिर उसके बाद कोई नहीं रहती बाकी चीज़। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की, और ख़ास तौर पे महंगाई ने जिस तरह से अवाम को मार दी है, इस वक्त यकजहती की ज़रूरत तो अवाम के साथ है कि ये सियासतदान उठे और अवाम के साथ यकजहती मनाए, ना कि ये अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने उसके लिए, कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ मना रहा है, कोई किसी के साथ मना रहा है, कोई किसी के खिलाफ चला हुआ है। देखिए, मामला ये है कि PTI जो है उसने अब किया क्या, वो पहले फैसला करते हैं, उसके बाद यू टर्न लेते हैं, फिर अदालतों में चले जाते हैं, और उनकी इस वक्त दो ही चीज़ें हैं, एक वो अदालत की तरफ देख रहे हैं, उन्हें अदालतों से उम्मीद है, या फिर वकला तंजीमों के साथ। अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएँ तो यही सेम आपको पोजीशन मुस्लिम लीग नून की नज़र आएगी। यानी अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं, जिसको अपनी मर्जी का फैसला नहीं मिलता, जिसको अपनी मर्जी के साजगार हालात नहीं मिलते। हाँ जी। अब बात ये कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो जाहिर है वो अदालत ही जाएंगे। नहीं तो अदालत जाएं, लेकिन अगर उन्हें अपनी मर्जी का फैसला नहीं मिल रहा, जिस पे फैसले पे अमल दरामद ना हो, क्या वो अदालत भी बंद होने के मुतरादिफ नहीं है? एतजाज एहसन साहब ये कह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस के फैसले पर अमल नहीं होता तो इससे बेहतर है फिर अदालत को ताला लगा दें। नहीं तो मुझे आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस के फैसले पे अगर अमल ना हो और वो चीफ जस्टिस अब अमल ना करवा सके, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि तमाम जज साहबान को खुद इस पे सोचना चाहिए और कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि टांग दें। फिर भाई फैसला गलत है या सही वो अलग बात है, लेकिन कानून और आइन में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि फैसले पे अमल। चलें जी, ठीक हो गया। चौधरी साहब भाई वो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है आवाम को अदलिया के साथ खड़े होने की या उनसे इज़हार यकजहती करें सियासी जमातें, क्योंकि ये ना तो उनका किरदार है ना अदलिया को इसकी ज़रूरत है। तो फिर खान साहब क्यों आज निकले पड़े थे? क्या उनका मकसद अपने वोटर सपोर्टर को मुतहरिक करना था या फिर अदलिया को वाकई को इससे फ़ायदा भी होगा बाहर निकलने से अवाम के? देखिए समीना, सियासत जो है वो इश्यूज़ के ऊपर की जाती है, मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और PTI को आइनी और कानूनी एज हासिल है। किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, आइनी तौर पे जो पोजीशन है वो PTI के हक में जाती है
कानूनी तौर पे भी उनके हक में जाती है। जहाँ तक अदलिया के साथ यकजहती करने की रैलीज़ का ताल्लुक है, तो नवाज शरीफ के आप पुराने क्लिप उठा लें, मेमो गेट का स्कैंडल था तब आप उठा लें, उससे पहले क्या सारी सियासी जमातें अदलिया के लिए नहीं निकली मुशर्रफ दौर में, और उसके बाद यूसर रज़ा गिलानी की जब नाअहली हुई उसमें आप उनके क्लिप्स उठा के देख लें, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के साथ वो जिस तरह से खड़े होते थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि पीटीआई जो है वो अदलिया के साथ खड़ी होगी, क्योंकि उनको ये महसूस भी होता है और ये अमली बात भी है कि ज़ाहिर है उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स जिस फरीक पे हमलावर होंगे तो वो उनकी सपोर्ट तो करेंगे ना। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें अलमिया क्या है? चौधरी साहब, सवाल मेरा भी एक छोटा सा ले लें। गुजारिश ये है कि माजी में मैं तो कहता हूँ कि वो यही करते रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है अब इमरान खान साहब भी वही कुछ करेंगे जो माजी में उनके दुश्मन हरीफ करते रहे? नहीं, ये बात दुश्मन हरीफ की नहीं है, बात पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की है। अब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी है, इमरान खान के पास तो और ऑप्शन कोई नहीं है, वो तो कानून और आइन के मुताबिक जो है रूल्स ऑफ द गेम सियासत के पाकिस्तान में, खान साहब आईने पाकिस्तान है ना, उसी के तहत सियासत होनी है, क्योंकि सारी पार्टीज़ बाउंड हैं। लेकिन बाज़ जो पार्टीज़ जो हुकूमत में बैठी हुई हैं वो हुकूमत इस वक्त और उसके दायरे आइन के मुताबिक काम नहीं करना चाह रहे, तो इमरान खान साहब नेचुरली जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी वो होगी जो उनको ताकत दे, तो जो आवाम की नज़र में उनके ऊपर जो है वो एक मोहर साबित करे। और इसमें माजी में भी ये क्योंकि होता रहा है, और जहाँ तक मैं इस पर आती हूँ, बल्कि आप एक चीज टाइम तो मुझे आप 1 मिनट मुझे सिर्फ दीजिएगा चौधरी साहब, जो आपने बात माजी की भी की, तो अगर इफ्तिखार चौधरी के साथ भी लोग उस तरह ना निकलते तो क्या चौधरी साहब इतने देर वहां पे स्टैंड ले सकते थे एक आमिर के सामने जैसे उन्होंने किया? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन, इस पर मैं आती हूँ। मुझे प्लीज़ अलाउ कीजिएगा, खावर घुमन साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बाखबर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, उनसे कुछ खबरें भी जानते हैं कि क्या होने वाला आने वाले दिनों में। खबर गुमन साहब, वो तो हम पूछते हैं आपसे कि खबरें क्या हैं, लेकिन ये भी आपका तज्जिया ज़रूर जानना चाहूँगी। अभी हमारा एक मैच पड़ गया यहाँ पर, इमरान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को यकजहती की ज़रूरत नहीं थी करने की चीफ जस्टिस के साथ। चौधरी साहब का मौक़िफ़ है कि बिल्कुल अवाम की सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए। गुमन साहब, सवाल मेरा ले लें, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतों को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि उन्हें किसी भी सियासी जमात की जरूरत नहीं। आपका इस पे क्या टेक है सर? क्या सियासी जमातों को अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए, जरूरत है इस बात की? देखें, इस वक्त सारे का सारा मामला जो मुल्क के अंदर है ना, हर चीज पोलिटिसाइज हुई है। जब एक तरफ हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पार्लियामान के अंदर आर्टिकल जो 68 है, अगर आप पढ़ें तो बहुत वाज़ेह है कि इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली और द सेनेट, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर भी आप जजेस का नाम लेके उनके कंडक्ट के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश होगी कि अगर मीनवाइल अगर आपका रिसर्चर आपको वो आर्टिकल 68 बता दे तो आप जरूर पढ़ के नाज़रीन को बता दें। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर चीजें बड़ी जो है अनप्रेसिडेंटेड और अनहोनी हो रही हैं, गैर मामूली वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि जब पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो है जजेस का नाम लेके, जजेस के खानदान का नाम लेके, जजेस के रिश्तेदारों का नाम लेके जो है, और जो पार्लियामान के अंदर हुकूमती पार्टी है उनके वुज़रा, कल मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर वो एक पूरा मोन्टाज भी चलाया था किस तरह वो जजेस को टारगेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ जी किसी की रिश्तेदारी है, किसी के साथ किसी की रिश्तेदारी है। मुझे तो कल ही पता चला है कि वैसे तो यकूब साहब को पता होगा कि जस्टिस साकिब निसार साहब की 2 बेटियों की शादी एक सियासी खानदान के घर हुई है, वो पीपल्स पार्टी का खानदान है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनकी बेटी की भी शादी एक पार्टी के घर उनका ताल्लुक है, उनका वो नून लीग के साथ ताल्लुक है। तो मुल्क के अंदर तो जाहिर है जो खानदान है, एक जज है, या तो एक कानून पास कर देना कि जज की रिश्तेदारी किसी आइसोलेशन में ही रखना है जज को, जज के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं, तो अगर एक आइडियल सिचुएशन के अंदर बात कर रहे हैं यकूब साहब, तो बिल्कुल सही है कि इस तरह का जो है अदालतों को अपने फैसलों, आइन और कानून के साथ रहना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सियासत के साथ, क्योंकि अभी एक डिफरेंट गैर मामूली हालात हैं पाकिस्तान में, गैर मामूली वाकयात हैं, हालात वाकयात हैं, क्योंकि पीडीएम की जमातें वो जो एक डिफरेंट साइड पे खड़ी हैं।
वो आपको पता है वो जो बाहर 4-3 के जो जजमेंट की बात करती हैं, आज तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो 4-3 का वाकया जो है जिसको वो जजमेंट कहते हैं हम नहीं मानते, इन राइटिंग याकूब साहब अभी तक उन्होंने वहां पे चैलेंज नहीं किया कि हम इसको, और ये लास्ट समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा भी है। लेकिन खाबिर गुमन साहब, वैसे अब चूंकि आपने उस समाअत की भी बात कर दी, उस केस की तरफ भी आप आ गए, लेकिन बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि जो 14 मई का फैसला है वो तो कोई चक्कर ही नहीं है कि वो उस पर अमल दरामद हो सकेगा। अब तो 10 दिन भी नहीं उसमें रह गए। तो आपको लग रहा है कि ये कोई सख्त फैसले करेगी सुप्रीम कोर्ट या फिर कुछ नहीं होगा? जी, मेरे पास जो खबर है, लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने वो बताया था आपको, जो आपके साथ आपके प्रोग्राम के अंदर के हुकूमत वक्त जो मर्जी हो जाए किसी भी सतह के ऊपर वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे और जो मर्जी हो जाए जहां मर्जी से कोशिश की जाए, वो हुआ। अब आपका सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर कोई एक्शन वो कोई जजमेंट दे रहे हैं? आपको खबर दे रहा हूँ कि इसके ऊपर जजमेंट आ रही है। अच्छा। और आइन और कानून के मुताबिक जजमेंट आ रही है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तीनों जो हेयरिंग्स हैं वहाँ पे मैंने देखा सुना, जजेस साहबान का बहुत माइंडसेट क्लियर है। वो कह रहे हैं कि जी आपने आपस में मुज़ाकरात करने हैं, 100 बिस्मिल्लाह, आपने एक दूसरे को वक्त देना है, 100 बिस्मिल्लाह, आपने कोई तारीख तय करनी है, अगर तय कर लेते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह हमें बताएं। हमारे पास हमारे सामने आइन है और आइन की अमलदारी है। आपका सवाल कि क्या 14 मई, देखें 14 मई पहले भी जो हुआ था, चूंकि गवर्नर साहबान ने तारीखें देने से इनकार कर दिया था तो उसके बाद मामला हाई कोर्ट से चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। आपका प्रिसाइजली क्वेश्चन ये है कि क्या 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल, इस वक्त हमारी वो आंखों के सामने सारे मामला है। आपके जब बैलेट पेपर नहीं छपे तो आपने क्या कहा हवा के अंदर तो वोटिंग नहीं ना करवानी। लेकिन अगर जजमेंट आ जाती है और जजमेंट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इंफॉर्मेशन है, जजमेंट आ रही है और काफी सख्त जजमेंट आ रही है और मेरे ख्याल में तो इस बारे में बिल्कुल परेशानी होना चाहिए कि उनकी जजमेंट के ऊपर अमल दरामद होना या नहीं होना। उनको एक जजमेंट आइन और कानून को सामने रखते दे देनी चाहिए। बाकी देखें हिस्ट्री जो है वो जज करती है। मौजूदा जस्टिस साहब उनके पास भी 16 सितंबर तक वक्त है, तो उनको अपने फैसले करने चाहिए आइन कानून के मुताबिक। उसके बाद मैं और याकूब साहब और आप बैठ के हम इसके ऊपर तबसरे तजज़ीह करते रहेंगे कि फलां वक्त के ऊपर ये जजमेंट साहब आप साथ रहेगा। मैं जरा एक सवाल इस पे चौधरी साहब का भी ले लूं, चौधरी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। चौधरी साहब, अभी खाबर गुमन साहब का भी, मेरा भी, आपका भी शायद यही ख्याल होगा, इमरान साहब का भी यही ख्याल है कि 14 मई को इंतखाब नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब आज अपनी रैली में बड़े कॉन्फिडेंस से ये ऐलान कर रहे थे कि वो इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं 14 मई के लिए। तो इसकी क्या वजह है? क्या खान साहब को अभी भी कोई उम्मीद है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, उन्होंने अपनी सियासत तो करनी है ना, वो सियासत को ज़ाहिर है वो अपने दरवाजे बंद करके तो नहीं बैठ सकते। इमरान खान के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। इमरान खान के पास तो सड़कों पे आने या अपनी जो सियासत को रिवाइव करने, जिस पिछले नवंबर के बाद जिस तरह से उनकी सियासत में ज़ाहिर वो बाहर नहीं निकल सके और बेशुमार पर्चे वगैरह भी हुए, तो इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लिहाजा वो बाहर निकलेंगे, वो लोगों को गैल्वनाइज करेंगे। इस वक्त जो कुव्वतें उनके ख़िलाफ़ है, जो उनको रुकावट डाल रही हैं, इसके बावजूद कि आइनी कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे वो सही समत में है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया गया है, बड़ा इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर लिया गया है। यानी आज एक कॉलोनियल का एक रस्म हो रही थी और हमारे तमाम मीडिया को 4-5 घंटे 7 घंटे वही दिखाए उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट किया रखा अदलिया की जो रैली थी। तो इमरान खान साहब ने अपनी सियासत को रिवाइव भी करना है, लोगों को बाहर भी निकालना है। इसके लिए वो मुतहरक होंगे तो लोग निकलेंगे। इमरान खान की शख्सियत है जिसके पीछे लोग निकलते हैं। बाकी जिस तरह बाकी पार्टियों में भी अगर नवाज शरीफ और नहीं होंगे, नवाज आती हैं, वो शादी हालों में कर लेती हैं अपने जलसे जुलसे, लेकिन गैल्वनाइज तो इमरान खान ही करेंगे ना अपने लोगों को। लेकिन इमरान साहब भी, खाबर गुमन साहब ने जो बात की कि बड़ा फैसला आने वाला है, तैयार हो जाए सारे, लेकिन उधर ख्वाजा आसिफ साहब तो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट की बात कर रहे थे कि आप करें कोई हमारे वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई या कुछ। अब हम भी सामने खड़े हैं, जंग है तो फिर जंग सही, और बड़ा ऐलान किया कि हम नहीं मानते अगर अब आप पार्लियामेंट के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। समीना देखे, बात सीधी सी है, ख्वाजा साहब जो मर्जी बढ़ के मारते रहे,
सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती, और मैं तो इस हक में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को बगैर किसी डर और खौफ के फैसला देना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक। उनको किसी मसलत का शिकार नहीं होना चाहिए। उनको बिल्कुल, उनका ये काम भी नहीं है कि वो इनको बिठा के कहें कि अच्छा जी बैठ के फैसला कर लो। जो कानून आइन कहता है आप उसके मुताबिक करें। अब मामला ये है कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब या राना सनाउल्लाह साहब या कोई भी साहब पार्लियामेंट में कुछ बात कहते हैं या वो कहते हैं जी हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो क्या आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है? बात फिर वही है जो खावर गुम्मन साहब ने कहा था कि हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखता है ना, फिर उसमें किसी के लिए माफ़ी नहीं होती। ये आज कुछ कर भी लेंगे तो हिस्टोरियन उसको उसके चीथड़े उतार देगा। जहाँ तक बात यह है कि इमरान खान साहब के पास रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा मैं सड़कों पर निकलूँगा, तो इमरान खान साहब सड़कों से उतरे ही कब थे? ये तो अल्लाह उनको सेहत दे, वो बीमार हो गए, जो जख्मी हो गए, उनको गोली लगी, तो उसकी वजह से वो उन्हें घर पे बैठना पड़ा। लेकिन उस वक्त भी आप देखें कि उन्होंने टीवी स्क्रीन को नहीं छोड़ा, रोजाना के घर पे बैठने से भी बड़े खौफजदा हुए इमरान खान साहब हुकूमत वक्त। फैसल चोई साहब ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा, एक साल से उन्होंने मोमेंटम बनाए रखा है, तो सड़कों पे निकलेंगे। चोई साहब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो है वो ये क्रेडिट आप उनसे ले नहीं सकते। मैं यही तो कह रही हूँ, एक साल से भाई उन्होंने मोमेंटम बनाए रखा है, ये मानना पड़ेगा। मेरी बात सुने, ये आपको ये नहीं मानना पड़ेगा, बात आपको नवंबर खासकर जख्मी होने के बावजूद करलाना हमला, उन्हें ये मानना पड़ेगा आपको कि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत की उस फेज पे कि मीडिया उनका बाइकआउट करे या ना करे, मीडिया उनको दिखाए या ना दिखाए, सियासी लोग उनके बारे में जो मर्जी उनके मुखालिफ करते रहे, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त वो मकबूलियत में सबसे आगे हैं। यही परेशानी है अपोजिशन को और मौजूदा हुकूमत को। खावर गुम्मन साहब, क्या अगर वो फैसला इलेक्शन का नहीं मान रहे हुकूमत वाले, तो अगर हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो वो भी नहीं मानेंगे? ये कौन सी अगर वो कोई जजमेंट ऐसी खतरनाक आ गई हुकूमत के खिलाफ, किसी वजीर के खिलाफ, तो वो कहते हैं हम तो वो भी नहीं मानेंगे। इसकी भी ऑप्शन आपको नजर आ रही है कि उस पर भी स्टैंड ले सकेंगे? ऐसी बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको एक वो जो तारीखी वाकया बता देता हूँ। मैं उस दिन बाय चांस हम जो है पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी वो कैफेटेरिया के अंदर बैठे हुए थे, यही डिस्कशन हो रही थी, तब ये मामला चल रहा था। आपको पता है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहिबा थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके एक लेटर लिख दिया था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, हुक्म दे रही है कि खत लिखें आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को, वो खत उनका लिखना नहीं बनता। और ये तमाम हाउस इस हवाले से इस बात के ऊपर मुतफिक है। उसके बाद उन्होंने ये कर दिया, यकीन करें कि उस टाइम जो है चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी थे, वहां पे टेकअप हुआ केस और कहा गया कि जी ये हम अभी हुक्म दे रहे हैं, हम जो यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट के अंदर होल्ड करके उनको सजा दे के और उनकी जो वजारत है उसमें उसको खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, अभी हाल ही में देखा आप मुख्तलिफ वाकयात हैं, हालातों वाकयात हैं, ऐसे मिनटों में नोटिफिकेशंस हो रहे होते हैं। नहीं नोटिफिकेशन नहीं, आपकी गाड़ियों से ऐसे झंडे उतरते हैं, आपके जो ड्राइवर हैं वो गाड़ियां लेके कैबिनेट डिवीजन के किसी कोने में चले जाते हैं। तो वो जो है स्टेट के अपना काम है तरीकेकार का, देखें जो लेकिन गुम्मन साहब एक फर्क है ना उसमें, हमने ये आपने बात बिल्कुल सही निशानदेही की, ब्यूरोक्रेसी ऐसे हमें मिनटों में आंखें बदलती नजर तो आती है, लेकिन सर ये उसके पीछे भी एक गैबी ताकत होती है ना, वो जहाँ पे खड़ी है इस वक्त। गैबी ताकत बिल्कुल पाकिस्तान के एक जो सियासी मंजरनामे में हमेशा से रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो इस वक्त मुखालिफ से में खड़ी है ना, प्रॉब्लम ये है। एक बात खावर गुम्मन साहब आपसे और फैसल चोई साहब आपसे दोनों से मेरा एक सवाल है। इरफान कादिर साहब ने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उस वक्त वो अटॉर्नी जनरल थे जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला हुआ था। वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत भी वजीर आजम को नाअहल करार नहीं दे सकती, नाअहल नहीं कर सकती। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दी थी बल्कि उन्होंने रिजाइन किया था। नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन इससे मैं इरफान आपकी बात नहीं, ये टक्कर में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि शाम के वक्त भुट्टो साहब नजर आते हैं कब्रिस्तान में। इरफान कादिर साहब आपको पता है ना भाई, मैं उनके साथ होता था जब इरफान साहब अटॉर्नी जनरल थे। I used to work as his consultant. लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ये बात को फारिग कर दें। वो तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला रहे हैं कि लीगल कानूनी से मेरे बड़े एहतराम के ताल्लुक है, मेरे बड़े भाई हैं। समीना एक मिनट, ही इज वेरी डियर टू मी, मेरा बड़ा एहतराम है उनका। लेकिन इन बातों पे यकीन माने, इरफान कादिर साहब को कोर्ट करना जो है
वो ज्यादती की बात होती है। इरफान साहब को बहुत गुस्सा है। इसका बैकग्राउंड में आज आपको दे देता हूँ। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ये है कि इरफान साहब जज लगे, इरफान कादर साहब, तो अदलिया ने उनको वहाँ से निकाल दिया। ये जब वो मुशर्रफ साहब के वो दौर में डोगर साहब के, फिर वो प्रोसिक्यूटर जनरल लगे नैब के, उन्होंने वहाँ से भी उतार दिया उनको अदलिया ने। तो उसमें ये काफ़ी ये सारे जो मौजूदा ग्रुप है, तो उनका एक पर्सनल ग्रज भी है उनके साथ, और बहुत ज़्यादा है। और उनका आपको पता है जवाद ख्वाजा ने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था, तो 3-4 साल तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सके, तो ही इज़ हर्ट। तो आई अंडरस्टैंड कि वो क्योंकि बिल्कुल वो जो बात करते हैं उसके कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई ऐसी लीगल मंतक नहीं है, दलील नहीं होती है। लेकिन इस पे खबर मैं खावर गुमन साहब से ले लूं कि ये खबर थी कि जनाब ये डिस्कशन हुई है बाकायदा कि अगर एक जज को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल किया जा सकता है तो किसी सिटिंग जज को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये मैं आपको बता देता हूँ, जरदारी साहब को भी ये कहते थे कि ऐसे ही करें। ये जरदारी साहब को भी ये मशवरा देते थे। गिलानी का जब केस था तो हम उधर ही होते थे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना नहीं, ये हो ही नहीं सकता कोई भी प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर चीजें होती हैं। आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि आपने पार्लियामान के अंदर, क्योंकि पार्लियामान के अंदर वो आर्टिकल 69 का ये इस्तेमाल करते हैं कि पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो भी आप बातें करते हैं वो उसकी वजह से आपका जो है आपके खिलाफ कोई आईनी और कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वो उसका एक सहारा लेते हैं। बाकी आज तक, जिसे मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ, बाकी चीजें छोड़े हैं कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने अभी तक लिख के सुप्रीम कोर्ट के सामने, इनके अटॉर्नी जनरल ने, इनके लॉ मिनिस्टर ने आज तक ये चैलेंज नहीं किया कि जनाबे आला हम आपका 4-3-2 का फैसला नहीं मानते, हम 4-3 का फैसला मानते हैं। कल लिख के देना, वो हर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होती है। नहीं ऐसा खबर ये बताएं, देखिए ये बातें जो है ये इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। बात असल क्या है देखें, और आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन इट। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक डिवाइडेड हाउस है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान एक डिवाइडेड हाउस है इस वक्त। वकील लड़ रहे हैं, सहाफ़ी लड़ रहे हैं, सियासतदान तो पहले ही लड़ रहे हैं। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक डिवाइडेड हाउस है। इफ्तिखार चौधरी के दौर में सुप्रीम कोर्ट एक यूनाइटेड फ्रंट था, और कुछ ताकतें जो थीं वो उनके साथ खड़ी हुई थी, या वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो किसी को सपोर्ट कर सकें। आज हालात वैसे नहीं हैं। आज मसला ये है कि जो डिफाइंस आ रही है और जो एरोगेंस है हुकूमत की, उसके पीछे जो रीजंस हैं वो हम सब जानते हैं कि वो किस वजह से हो रही हैं। क्योंकि अभी तक जो है सर्टन क्वार्टर्स जो हैं वो इस बात पे एग्री नहीं है कि जब तक पीटीआई में इमरान खान साहब हैं इलेक्शन होने चाहिए। उसमें इमरान खान साहब की जो मुखासमत है, ये मुखालफत है, वो बहुत हद तक है और अभी तक उसमें कमी नहीं आई है। आज चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उन्होंने भी इस बात पे इशारा किया है कि आप लोग बैठ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लाएं ताकि आप इकॉनमी पे तवज्जो दे सकें। और हुकूमत जो है उस पर अब बैरूनी लोग भी कहना शुरू हो गए। लेकिन आप अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो लंदन में टॉक की है उसको देख लें, तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी पीछे है। तो आप ये बताएं कि क्या वो जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट की वो इदारे को नुकसान दे रही है? क्या ये मेन वजह नहीं है इस सारे मामले की? आपका ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, ये सवाल उठाया। मैं इसको इस तरह में देखता हूँ कि जिस तरह आप देखते हैं ना कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि माशाल्लाह आपका लॉ की एजुकेशन, आप उस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, आपको पता है कि डेमोक्रेट्स और वो कंजर्वेटिव्स रिपब्लिकन्स का एक क्लियर डिवाइड पाई जाती है, और जजेस एक दूसरे की जजमेंट के ऊपर भी बात करते हैं। और वहाँ पे डिफरेंट, अभी रिसेंटली जो वर्सेस वेड की जजमेंट आई थी उसके ऊपर भी काफी लहदे हुई। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के हमारे जजेस एक दूसरे के हवाले से, एक दूसरे की जजमेंट के हवाले से पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात भी कर रहे हैं, प्रेस नोट्स भी इशू कर रहे हैं, अच्छी बात है। मामला लेकिन खबर यहाँ पे यूएस की तरह वो तो नहीं है ना, मामला डेसेंट नहीं है। यहाँ पे जाती मुखालफत है, यहाँ पे तो ग्रुपों में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ तो बड़ा ऑब्वियस ग्रुपिंग है सुप्रीम कोर्ट में। आपके सवाल का जवाब उसका क्या करेंगे आप? देखें, आपके सवाल का जवाब ये है कि कल सुबह, कल संडे है या परसों मंडे को अगर 8 जज सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या कुछ कहीं को प्रेस नोट इशू कर दें जिसके ऊपर उनके सिग्नेचर हों, मेजॉरिटी में वो कह दें कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो हम हमारे से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं या ये काम नहीं कर सकते या ऐसी चीजें हैं, तो फिर तो बात बन सकती है किसी न किसी तरह के ऊपर
पता नहीं कोई कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसी चीजें हैं। और चूंकि जो आर्टिकल जो खास तौर पर जो इस वक्त 1980 के आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, वो बेंचेस बनाना इस तमाम मामले के हवाले से बड़े क्लियर हैं। जी बिल्कुल, जब तक कि उस फैसले पे अमल नहीं, वो कानून जो है अमल दरामद नहीं हो सकता। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, सिर्फ एक बात कर देने दे, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लूंगा। चौधरी साहब जो अभी फरमा रहे थे ना कि जी बात ये है कि वो जो है एक रिफ्ट या सारी चीज़ें उधर से ठीक नहीं है, अभी भी मुखासमत है, तो चौधरी साहब उसकी वजह है कि आप ये नहीं समझते कि खुद इमरान खान साहब भी हैं। इमरान खान साहब भी तो खुद बाज नहीं आते जब वो कहेंगे, फिर वो सवाल चला जाएगा, फिर ब्रेक बीच में रह जाएगा। आगे बात करते हैं जी, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। खावे गुमन साहब आप मौजूद रहे हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब मैं आती हूँ, आप ही की तरफ आ जाऊंगी, आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ, लेकिन इमरान साहब सवाल कर रहे थे चौधरी साहब से और वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब भी कुछ मुखासमत की वजह है। जी जवाब ले लूँ मैं चौधरी साहब? हाँ, मैं चौधरी साहब सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो रोज़ बैठ के टीवी पे या जो भी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हर दफ़ा आर्मी चीफ को और फिर लोगों को कुछ नाम ले ले के बार बार कहते हैं कि जी बंद कमरे में ये हुआ, मुझे निकालने की साजिश हुई, इस तरह से मुझे कत्ल करने की साजिश हुई। तो जब ये बार बार ये भी इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो मामला कहीं से तो ठंडा नहीं होगा, दोनों तरफ से बात रुकेगी तो कहीं जाएगी ना। आर्मी चीफ साहब का तो उन्होंने कभी नाम नहीं लिया है, जो मौजूदा हैं साबिक आर्मी चीफ का वो हर जगह नाम लेंगे, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ एडमिट कर चुके हैं कि वो हर साजिश में शरीक हुए हैं जिससे उनकी गवर्नमेंट गई है। बाकी ज़ाहिर उन पर हमला हुआ है और वो कुछ नाम लेते हैं, उस पर आप और मैं मोतरज़ इसलिए नहीं हो सकते हैं कि जो विक्टिम है वो अपने अगर किसी के नाम लेता है तो फिर साबित भी तो उन्होंने करना है। उस पर तो बेहतर रास्ता तो यही है कि कानूनी तौर पे उस पर किया जाए और जो साफ हो उनको। लेकिन वो तो एक उनका ज़ाती जो उन पर हमला हुआ है वो उनका एक मतवा नज़र है, उसको मैं और आप ना गलत कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं। और ये तो वैसे भी अगेन वही बात है, नवाज शरीफ साहब तो आजकल आज तक भी इतने सालों बाद भी अपने जो साजिशी किरदार है उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। समीना, मैं नवाज शरीफ या इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैंने तो उस पर आज भी उन्होंने अच्छी खासी कर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। बात हम करेंगे सैफ अली की मुज़ाकरात की। इस्लामाबाद में चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जो टॉक हुई है और बातचीत हुई है उससे 2-3 अहम चीज़ें हैं जी। CPEC को बढ़ाना है, जो खित्ते में अमन है उसको बढ़ाना है। 2-3 चीज़ों के ऊपर ये इत्तेफाक भी हुआ है कि जो सनत है, तिजारत है, उन सबको फ़रोग देना है। तो ये सारी चीज़ें, तो इमरान साहब ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है ये इजलास, और क्या ख्याल है आपका, इसके कोई फ़ायदे भी होंगे या बस वही बात है कि फ़िलहाल हम और चीज़ों में इतने फंसे हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे लिए तो शायद ये शंघाई कॉन्फ्रेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें चीन ही आपका एक ऐसा दरीना दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में आपके काम आता है। और अब भी देख लें कि जब IMF के भी मामला आता है तो सऊदीया और UAE भी अभी पीछे रुके हुए थे, लेकिन चीन ने आपकी मदद की है और आपके साथ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि CPEC सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, खुद चीन को इससे बहुत फ़ायदा। और फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो आपके मामलात हैं वो आपके सामने है, किस तरह से सरहदों पे कशीदगी है, किस तरह से हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी के मामलात हैं हमें उन पे बहुत सारे इतराज़ात हैं। तो ये जो मीटिंग है इस हवाले से बहुत अहम है कि जब आपके मामला ठीक होंगे, बेहतर होंगे, तो फिर आपका एक दूसरे के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी कम होगा। और चीन क्योंकि CPEC में भी अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहता है, और इन चीज़ों से तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों से अल्टीमेटली आपको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इंडिया को बहुत मसला है CPEC से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इंडिया का जो दौरा भी किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्टेटमेंट आई कि जी PTI उनके दौरे को मुतनाज़ बना रही है। तो ये बेसिकली उनका दौरा करना और फिर उनके जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जो आया स्टेटमेंट वो मुतनाज़ कर रहा है या PTI उसको मुतनाज़ कर रहा है? देखिए समीना, मैंने कल भी कहा था कि मैं तो ज़ाती तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी के इस दौरे को बहुत ज़रूरी समझता हूँ और अच्छा समझता हूँ कि उन्होंने जाके अपना मौक़िफ़ पेश किया और वहाँ पे गए ना। आप देखें किसी से ये नहीं होता कि आप रूठ के बैठ जाएं, वो कहते हैं जी तुम रूठे हम छूटे।
आपने अगर किसी से मामला हमसायों से अच्छे ताल्लुकात किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है हमेशा और हमेशा रहेगी, वो मैं समझता हूँ कि इस बात को शायद पूरी तरह से समझते नहीं है। बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपको इस खित्ते में अमन के लिए भी ज़रूरी है कि आपके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। और वो अलग बात है कि हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप उनके आगे लेट जाएं, आप उनके साथ बराबर की सतह पे बात करें। लेकिन अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो फिर बाकी रहेगी बात जयशंकर की। तो उन्होंने जो कुछ किया उससे देख ले उन पर थू थू ही हो रही है। किसी ने भी पूरी दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया, बल्कि वो एक्सपोज हुए हैं। तो वो ये हमारे यहाँ तो वो पॉलिटिक्स शुरू होगी ना उसके तो ऊपर। पॉलिटिक्स इसी तरह से ना प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने शायद ये इसलिए बात की होगी कि कल पीटीआई के लोगों की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन आया था कि हम पहले ही कहते थे बिलावल को नहीं जाना चाहिए था, इन्होंने जाके बेइज्जती कराई है, मुल्क की बेइज्जती कराई। तो वो उनका अपना नजरिया है। अब वज़ीर आज़म साहब को इमरान खान साहब ने तो आज की रैली में जब इस इवेंट पे बात की है तो उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने तो लताड़ा है उसको अच्छा खासा, जयशंकर को उन्होंने कहा आपको तहजीब नहीं है। इमरान खान साहब ने तो दोनों बातें के ऊपर ये हम कह सकते हैं कि इस पर हमें वो कंट्रोवर्शियल पीटीआई कर रही है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने दोनों बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल को नहीं जाना चाहिए था, और दूसरी बात फिर उन्होंने की है कि जहाँ तक जयशंकर की बात है तो वो तो है ही, उसकी तो सारी बेहुदा गुफ्तगू और इस तरह की बात है। तो ये सारी अगर आप ये बात देखें तो इसी तरह से है। चौधरी साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहले तो ज़रा जो सैफ अली की मुज़ाकरात हुए हैं उसके हवाले से बताइए, कितना इम्पोर्टेंट है चीनी वज़ीर ख़ारजा का आना और अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा का आना? क्या इससे आपको लगता है कि खित्ते में अमन के लिए कोई सूरत हाल बेहतर होगी? चाइनीज़ का तो हमेशा से यही एफर्ट रहा है। अभी रिसेंटली जब आर्मी चीफ भी वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं और ये दौरा उसके बाद हो रहा है। और इस दौरे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की गई है आज, जिसका इस्लामाबाद के ज़ाहिर पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वो ये है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उन्होंने ये कहा है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और आप मिल बैठ के अपना ये मामला जो है हल करें, क्योंकि आप हमारे हमसाए भी हैं, आप हमारे पार्टनर भी हैं, और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए पीसफुल एटमॉस्फेयर कायम करने के लिए आपको पॉलिटिकल जमातों को, पॉलिटिकल कुव्वतों को बैठ के एक हल निकालना चाहिए। क्योंकि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो मुल्क की है, उसकी वजह से आप मईशत पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, और मईशत पर तवज्जो तभी दी जा सकेगी अगर आप मुतहद होंगे और आपका ये जो इंस्टेबिलिटी है ये ख़त्म होगी। तो इससे तो बड़ा वाज़ेह पैगाम चाइना ने दिया है कि चाइना ने ये कहा है कि आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करनी है। और इस पे जो विज़िट्स हुए हैं वहाँ पे भी उन्होंने ये बात अपना कंसर्न शो किया है कि जिस तरह से आप चल रहे हैं आपकी इकॉनमी काफ़ी हिट होगी। और अरब मुल्कों में तो अब, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरेबिया में भी टैक्स लगना शुरू हो गया, पहले वो टैक्स फ्री कंट्री था, तो वहाँ पे उन्होंने ये बात उठाई है कि हम अपने शहरियों का जो टैक्स का पैसा है वो हम आपको तब तक नहीं दे सकते जब तक आप बहुत सॉलिड श्योरिटीज़ नहीं देंगे। लिहाजा ये दोस्तियाँ जो इंटरनेशनल होती हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी दोस्ती तो नहीं होती जैसे इमरान याकूब खान साहब मेरा और आपका ख्याल करते हैं, वहाँ पे ऐसी बात नहीं होती है। वहाँ पे तो इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट जो है वो होगा तो मुल्क एक दूसरे के साथ चलेंगे। चाइना इंडिया का अपने इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं है आपस में, लिहाजा वो जो है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान को हमेशा बैक करते हैं। रही बात बिलावल भुट्टो के दौरे की को मुतनाज़ा करने की, तो इसमें तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और शरीफ फैमिली कभी भी जो इंडियन हुकूमत है उसका नाम लेने से हमेशा कतराती है, और उनको अगर मुतनाज़ा बनाया है तो जयशंकर ने बनाया है। और उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फॉरेन मिनिस्टर की, उससे बिलावल भुट्टो का दौरा इंतहाई मुतनाज़ा हुआ क्योंकि उसने बहुत बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा किया। और ऐसी बातें कभी भी नहीं की जाती होस्ट कंट्रीज़ की तरफ से। ये तो सफारती आदाब की बिल्कुल मुनाफी बात है। आप मेहमान को बुलाएं और फिर जब वो महवे परवाज़ हो वहाँ पे पीछे बैठ के आप ऐसी बातें करें। और जयशंकर जो है और मोदी गवर्नमेंट जो है, इमरान साहब वो बात नहीं करना चाहती पाकिस्तान के साथ, और हम उनकी बराबरी जो है उस तरह से इसलिए नहीं कर सकते कि उनको माशी बरतरी पाकिस्तान पे हासिल है। और इस वक्त आप देख लीजिए दुनिया के मुमताज़ मालियाती इदारों के टॉप हेड्स जो है वो भी हिंदुस्तानी नजाद हैं, और इवन बरतानिया के वज़ीर आज़म हिंदुस्तानी नजाद हैं,
और ये बातें मैटर करती हैं इंटरनेशनली। इस अच्छा, वक्त दुनिया की जो तमाम 5 बड़ी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके सीईओज जो हैं वो इंडियन हैं। और इस वक्त इंडिया जो अमेरिका की अभी डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर लगी हैं नीरा टंडन, वो भी इंडियन नजात है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस भी इंडियन नजात है। जो सब आप कहाँ पे खड़े हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं, इसको हकीकत को सामने रख के बात करनी सब बिल्कुल ठीक है। वैसे तो अगर आप ये देखें तो इंडिया इस वक्त जो है ना वो आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। वो डिक्लेयर हो चुका है इस वक्त इंडिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क। लेकिन गुजारिश ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वो सारी बातें ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री अपनी हिस्ट्री पे देखें तो पाकिस्तान और इंडिया में इससे ज़्यादा मामलात ख़राब होते रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी आपने आगे बढ़ के एक कदम उठाया और डिप्लोमेसी जिस बला का नाम है उसी से हुआ। आप अगर याद हो आपको क्रिकेट डिप्लोमेसी आपको याद होगी, जब जंग बिल्कुल दहाने पे थी उस वक्त ज़ियाउल हक चले गए थे राजीव गांधी के पास वहाँ मैच देखने के बहाने। मुशर्रफ साहब का आपको वाक़या याद होगा जब वो साक कॉन्फ्रेंस में वाजपेयी के पास चले गए थे। इसी तरह इंडिया की तरफ से हाँ साहब, अब आरएसएस की आइडियोलॉजी है ना वहाँ पे, वो प्रॉब्लम है सर। अब वो इंतहा पसंद हो चुके हैं और वहाँ पे ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। सर देखें बात ये है कि हिंदुत्व जो है ना इस वक्त वहाँ पे आरएसएस और हिंदुत्व की जो बात आप कर रहे हैं उससे तो कोई ज़ईशूर इंसान इनकार ही नहीं कर सकता, लेकिन उस आग को बढ़ावा देना या उस आग को हमें कम करने की ज़रूरत है। जब हम उन्हें बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर तो वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आपका ख्याल है कि टॉक्स जारी रहनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये जी सारी सिचुएशन है, इस पर दोनों जमातों का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, पीटीआई का अपना भी और हुकूमत का अपना। लेकिन इन दी एंड हम यही देख रहे हैं कि इस मामले पर बड़ी बदतहजीबी का मुजाहरा किया गया है इंडिया की तरफ से, और ये बात बिल्कुल सही कि इमरान साहब ने कि कोई भी इसको अप्रिशिएट तो बहरहाल नहीं कर रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं। जनाब नए बादशाह बन गए हैं चार्ल्स साहब बरतानिया के और 40वें बादशाह बने हैं, तो क्या डिफरेंस होने जा रहा है। और थोड़ी बात करें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ताजपोशी की तकरीब में शिरकत की, उसके बाद वो मियाँ साहब से भी मिले हैं, वो उनका जाना कितना ज़रूरी था, क्यों वो गए, और ये जो मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं उससे फ़ायदा क्या हो रहा है पाकिस्तान को। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बादशाह चार्ल्स सॉम को ताज पहना दिया गया और हमने देखा ताजपोशी की बड़ी पुरवकार तकरीब हुई, बड़ी लंबी, और वो सब ने देखी भी। तो कितना इम्पोर्टेंट है जनाब यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का भी जाना और सारी ये जो चेंज आया। इमरान साहब ये वैसे बड़ी दिलचस्प कहानी है जो उनकी बरतानिया में हम देख रहे हैं, वो भी साथ चल रही है, मनारकी भी साथ चल रही है, साथ जमहूरियत भी चल रही है, और सब अपने अपने दायरे इख्तियार में भी हैं। लेकिन आपको लगता है कोई वाज़ेह फ़र्क आएगा इससे, और फिर शहबाज शरीफ साहब हर जगह क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि वो आज बाकायदा उनकी ताजपोशी भी हो गई है। और देखिए बात ये है कि उनकी एक रस्म है वो जो करते हैं, अच्छी बात है। 1066 से ये हो रही है और वो 40 में है ये, तो ठीक है। वो एक अपनी रवायात जो है उसके अमीन है, बड़ी अच्छी बात है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब क्यों चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर जाना चाहिए, और उसका बुनियादी मकसद ये होता है, जो इस दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का बुनियादी मकसद था वो ये था कि वहाँ पे जाके गैर मुल्की जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात होगी, उनसे लैक सलैक होगी। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद उसके उतने खातर खां नताइज नहीं आ सके कि उनकी कोई उस तरह से मुलाकातें हुई हों, शेक एंड कहीं हो गया, ये चीज़ें ये है। लेकिन ये असल में ये खैर सगाली और कर्टसी विजिट्स होते हैं जिसमें आपने ये करना होता है। मोदी भी तो कर्टसी विजिट पे जा सकते हैं, उनका तो बल्कि जो वज़ीर आज़म है इस वक्त वो इंडियन नहीं जाते। समीना असल बात ये है कि नरेंद्र मोदी के वो मसाइल नहीं है, जैसे अभी चोई साहब बात कर रहे थे ना, वो मुआशी तौर पे अभी मांगते नहीं है, वो अपने आप मुआशी तौर पे आप मांगते हैं ना, आपको मांगते इन सेंस कि आपको बैनुल अक़वामी मदद चाहिए, आपको बैनुल अक़वामी इदारों की मदद चाहिए, आप बैनुल अक़वामी इदारों की मुताबिक मदद तो मिलती नहीं है। करोड़ों अरब रुपया आवाम का सुनिए बात तो सुने ना, करोड़ों अरब रुपया क्या इस दौरे पे लगा है, बात ये नहीं है। बात मैं तो आज इसकी कर रहा हूँ। दूसरी ये बात कि इससे भी अहम जो बात है, वो एक टिकट में 2 मज़े तो आपने सुने होंगे ना। तो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का भी एक दूसरा जो मकसद, वो अपने बड़े भाई और मुस्लिम लीग नून के कायद
साबिक वज़ीर आज़म जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनसे मुलाकात है। और वाकफ़ा ने आलम वाले ये कहते हैं कि उन मुलाकातों में एजेंडा सिर्फ 3 चीज़ें हैं, 3 निकाती एजेंडा है जिसमें ये दोनों भाई गुफ्तगू करेंगे। और वो सिर्फ एक है, पे नंबर 1 इलेक्शन, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट, और नंबर 3 इमरान ये अपने जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी वापसी। अब ये एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बनानी है बैठ के कि ये तीनों चीजें किस तरह से करें। ताजपोशी सिर्फ बहाना था, ताजपोशी भी एक वजह थी, लेकिन दोनों ये काम ठीक हो गया। जी चौधरी साहब, मलिका एलिज़ाबेथ जब इंतकाल कर गई, उनकी रसूमात में शिरकत, तुर्की में जल्जला आ गया, उधर इजहार यकजहती के लिए चले गए, अब ये ताजपोशी है वहाँ चले जाए, तो ये कुछ बाज़ औक़ात ऐसा लगता है गैर ज़रूरी है। जी चौधरी साहब। नहीं, वो लेके गए हैं अपना मखाने इधर से दाता दरबार से, कुछ चार्ल्स साहब को देने गए थे, चादर भी लेके गए हैं और उन्होंने कहा कि वो किधर है, आप लाएं, बरकत होगी मेरी ताजपोशी में। तो शहबाज शरीफ साहब वो देने गए थे उनको। असल में तो उन्होंने जो बैनुल-अक़वामी बहुत मुलाकातें की हैं, इम्पॉर्टेंट मालदीव, ज़ैम्बिया, दमास्कस, इनसे मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान की मौशी सूरत-ए-हाल पे सैर असल गुफ्तगू हुई है और पंजा हाथ सुट भी हुआ है उनका शहज़ादा चार्ल्स के साथ। तो काफ़ी पाकिस्तान के लिए दूर रस नताइज का हामिल ये दौरा रहा है और बड़े पाकिस्तान को फ्रूटफुल इसके मिलेंगे। असल में वज़ीर-ए-आज़म साहब साजिश करने गए हैं अपने बड़े भाई के साथ मिलके, और वो जो तबाही यहाँ पे मची हुई है जिसका बाइस नवाज शरीफ है, और पाकिस्तान की सियासत में जितना भी गंद है इस वक्त, उसमें नवाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल शामिल हैं और उनकी वो सोच है। वो बाहर बैठ के माँ सवाए अपनी ज़ात के उन्होंने पाकिस्तान का कभी भी नहीं सोचा, और उन्होंने यही जो मामलात वो करने गए हैं, ये ताजपोशी वगैरह जो है, इस पर जितने भी अहम ममालिक हैं, कब आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखा, आपने इंडिया के प्रेसिडेंट को देखा, आपने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को देखा, आपने जापानीज़ को किसी को देखा, वहाँ पे ये जाना पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को तो जो हालात हैं, इनको तो इस्लामाबाद में भी कोई रोटी शोटी खाने ट्रेन का टिकट लेके चला जाता है ना, कोई चौधरी की शादी में, माशी तौर पे तबाह कर दिया मुल्क को। सही है, और आपने माशी तौर पे बात की, बात सही है। 1 अरब मतलब ये ऐसे ही चले, हर शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैंने मुझे तो खतरा लग गया, माइक पकड़ के गाना ना गाना शुरू हो जाए वहाँ पे। इनको शौक भी बड़ा है और वो उसर न लग जाए मियाँ साहब जो। चौधरी साहब, लेकिन उन्होंने बादशाह चार्ल्स को दावत भी दी है पाकिस्तान की। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो देखें बड़ा बिजनेस आ सकता है पाकिस्तान के लिए और बड़ा अच्छा दौरा उनका हो सकता है अगर वो दावत कबूल करके आ जाएं तो। जी सर। नहीं, शहजादा चार्ल्स की तो देखिए एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वो लॉन्गेस्ट प्रिंस ऑफ ड्यूक रहे हैं और वो क्राउन प्रिंस इन वेटिंग रहे हैं, और वो बहुत अरसे तक उनकी एक ट्रेनिंग है, और वो रॉयल जो फैमिली है उनके ज़ाती मामलात को हट के वो बड़े समझदार आदमी हैं और उनकी एक बड़ी रेपुटेशन है पूरे बैनुल-अक़वामी दुनिया में। ही इज़ अ स्टेट्समैन, और जो जिस तरह की रस्म ताजपोशी हुई वो कहते हैं कि सर जी टाइम खत्म हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी तो आएंगे तो बिस्मिल्लाह जी। हमारा तो जब भी आते थे तो हमारे सारे लोग जो हैं वो पगड़ियाँ पैंट कोट पहन के पहुंच जाते थे वहाँ पे। पहले भी एक दफ़ा मलका आई थी तो बड़े बड़े तमाशे हुए थे। तो हम तो खैर इसमें करते हैं, लेकिन किंग चार्ल्स की जो एक बरतानिया की रवायत है, एक शाही मामला, और जिस तरह से उन्होंने अपनी मुनाक को भी और रवायत को ज़िंदा रखा और जमहूरियत भी परवान चढ़ रही है वहाँ पे। आज देखें ना आप, वहाँ पे जो बाइबल की वो जो कोरोनेशन में ऋषि सोनाक जो हैं उनके जो इंडियन आज़ाद है वो पढ़ रहे थे। तो ये बातें वहाँ पे ये सीखने की भी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया चौधरी साहब। फिर इंशाल्लाह बातचीत कभी करेंगे इस टॉपिक के हवाले से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यही समेटते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।